हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स कत्ल, कातिल और कानून का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। शकुंतला देवी अपने बेटे के कथन का अभिप्राय साफ समझ चुकी थी कि वह अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए हत्या हत्या की रात का दृश्य अपनी सोच में उतारने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच में हमलावर पर केंद्रित हो गई। धीरज बेचैनी से अपनी माँ का को निहार रहा था। पहले प्रकाश के घेरे में मुझे कंट्रेक्टर प्रकाश राम प्रकाश का चेहरा नजर आया था, और फिर शकुंतला देवी की याद में आगे के दृश्य साकार होते चले गए। इधर शकुंतला देवी अपने याद को समेटने की कोशिश कर रही थी। उधर डोर बेल की घंटी बजी। धीरज कमरे से निकल मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। द्वार खोलते ही उसकी नजर सामने खड़े कांस्टेबल धर्मपाल पर पड़ी। वह चौंकते हुए बोला, कहिए, साहब ने आपको थाने बुलाए हैं। आपको मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा। धीरज धर्मपाल के साथ चल दिया। कुछ दूरी पर पुलिस पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल खड़ी थी। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। तभी शकुंतला देवी व्याकुल अंदाज में दरवाजे से बाहर निकलती हुई चिल्लाई, धीरज बेटे, कहाँ जा रहा है तू? मैं थाने जा रहा हूँ मम्मी, जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन बेटे, मेरी बात तो सुनो, मुझे याद आ गया, वो आदमी फट 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 फट। धीरज शकुंतला देवी का पूरा वाक्य ना सुन सका, क्योंकि तभी मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई आगे निकल गई थी। धीरज के थाने पहुंचने पर इंस्पेक्टर चेनानी ने उसे आड़े हाथों लिया, परंतु धीरज कर्नल शमशेर सिंह की रिवॉल्वर के बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए कठोर स्वर में बोला, मैं भला उनका रिवॉल्वर क्यों चुराऊंगा? फिर चौधरी अंकल की हत्या करने का ख्याल तो मेरे दिल में आ ही नहीं सकता। आखिर स्नेहा और मैं शादी करने वाले हैं। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि कुछ दिन पहले चौधरी साहब उस शादी के सख्त खिलाफ थे और तुम कर्नल शमशेर सिंह के निवास पर गए थे? हाँ, यह सच है कि मैं कर्नल अंकल के घर गया था, पर उस समय स्नेहा भी मेरे साथ थी। चूंकि कर्नल अंकल चौधरी अंकल के खास दोस्तों में से हैं, इसीलिए हम चाहते थे कि वे हमारी तरफ से अंकल को मनाने की कोशिश करें, पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी। चेनानी को खामोश देख डिटेक्टिव विनय ने पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हुए प्रश्न किया, मिस्टर धीरज, फिर चौधरी साहब तुम लोगों की शादी के लिए अचानक राजी कैसे हो गए थे? जी जी, वे धीरज हड़बड़ा गया। फिर अपनी हड़बड़ाहट पर काबू पाते हुए बोले, हैरानी तो मुझे भी हुई थी, पर मम्मी के यह बताने पर कि चौधरी अंकल से मिलने गई थी और उन्होंने अंकल को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लिया था, मैं निश्चिंत हो गया था। धीरज का उत्तर सुन इंस्पेक्टर चेनानी भड़क उठा, देखो मिस्टर, अगर तुम यह समझते हो कि पुलिस बेवकूफ़ है तो यह तुम्हारी भूल है। याद रखो, यह कत्ल का संगीन मामला है। तुम्हारा गलत बयान तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। तो क्या आप भी यही समझते हैं कि उस अज्ञात हमलावर का कत्ल हुआ है? इंस्पेक्टर चेनानी चौंका, क्या मतलब? बात यह है कि मेरी माताजी का भी यही कहना है कि उसका कत्ल हुआ है। तत्पश्चात धीरज अपनी माँ के विचार एवं कुछ देर पहले उनमें हुई वार्तालाप की जानकारी देते हुए बोला, मम्मी को शायद याद आ गया है कि उस समय कौन अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। वह बता भी रही थी, लेकिन मोटरसाइकिल के शोर के कारण मैं सुन नहीं सका था। हम फौरन तुम्हारी माताजी से मिलना चाहते हैं। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी और डिटेक्टिव विनय धीरज के साथ जीप में बैठ उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन धीरज के घर में कदम रखते ही वे सकते की हाल में खड़े रह गए। ओह मम्मी, माय गॉड! डिटेक्टिव विनय लपक कर शकुंतला देवी के निकट पहुंच गया और नब्ज का मुआयना करने के बाद निर्णायक स्वर में बोला, सी इज डेड। डिटेक्टिव विनय की घोषणा सुन धीरज की रुलाई छूट गई। इंस्पेक्टर चेनानी ने आवश्यक कार्रवाई निपटाने और शकुंतला देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद डिटेक्टिव विनय से कहा, आपका क्या ख्याल है? शायद हत्यारा जान गया था कि शकुंतला देवी उसकी असलियत जान गई है, इसीलिए उसने उन्हें खामोश कर दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। हम मंजिल के करीब पहुंचकर फिर दूर हो गए। साथ ही साथ अंदेशा भी होने लगा है कि भविष्य में
और भी कत्ल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हत्यारा अपना तीसरा शिकार करे, उसकी गर्दन आपकी गिरफ्त में होगी। फिलहाल यहाँ से चलिए, मैं जल्द से जल्द राकेश चौधरी से मिलना चाहता हूँ। तब इंस्पेक्टर चेनानी डिटेक्टिव विनय को जीप में बिठा राकेश चौधरी के निवास की ओर चल पड़ा। राकेश चौधरी के निवास पर पहुंचकर इंस्पेक्टर चेनानी ने राकेश चौधरी के निवास पर पहुंचकर इंस्पेक्टर चेनानी ने राकेश चौधरी को डिटेक्टिव विनय के बारे में बताना चाहा तो वह मुस्कुराकर बोला, इन्हें भला कौन नहीं जानता, पर आप शायद ये नहीं जानते कि आपके होने वाले दामाद धीरज साहब की माताजी का स्वर्गवास हो गया। राकेश चौधरी हतप्रभा से स्वर में बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? तब इंस्पेक्टर चेनानी वारदात के बारे में बताने के बाद बोले, अब तो हमें आपकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने होंगे। हो सकता है इस बार हत्यारा फिर आपकी जान लेने की कोशिश करे। समझ में नहीं आता आखिर हत्यारा मेरी जान क्यों लेना चाहता है। कोई कोई तो वजह जरूर होगी चौधरी साहब, बिना वजह कोई भला आपकी हत्या क्यों करना चाहेगा? आपकी मौत से किसी को क्या लाभ हो सकता है? लाभ विश्वास तो नहीं होता, पर हो सकता है। क्या हो सकता है, साफ साफ बताइए। तब राकेश चौधरी खुलकर बताते हुए बोला, दरअसल बहुत साल पहले मेरे एक मित्र मोहन मोहन कापड़िया ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने अपनी मौत के बाद अपनी पत्नी शांति देवी के संपत्ति का वारिस करार दिया था। परंतु अगर किसी वजह से शांति देवी की भी मौत हो जाती है तो सारी संपत्ति मेरी होगी, उसकी सारी संपत्ति का वारिस मैं बन जाऊंगा। परंतु अगर यदि शांति देवी से पहले मेरी मौत हो जाती है तो सारी संपत्ति के वारिस मोहन कापड़िया की बहन कुसुम के बच्चे होंगे। तब मेरे किसी अन्य संबंधी को उसमें से एक पाई भी नहीं मिलेगा। करीब 15 दिन पहले शांति देवी के वकील के खत से मुझे पता चला था कि शांति देवी बहुत सख्त बीमार हैं और किसी भी दिन दम तोड़ सकती है। खबर मिलने के बाद आप शांति देवी से मिलने तो गए होंगे? नहीं, दरअसल मैं अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहा था कि शांति देवी का ख्याल ही मेरे दिमाग से उतर गया था। पर अभी जब आपने लाभ की बात कही तो मुझे उस खबर का ख्याल आ गया। पता नहीं अब शांति देवी जिंदा भी है कि नहीं। मैं क्या मुंह लेकर वहां जाऊंगा? शांति देवी जिंदा है। अगर वो मर गई होती तो आपकी हत्या करने की कोशिश ना की जाती। आप मुझे कुसुम का पता बताइए। हो ना हो इस मामले में उसका अथवा उसके परिवार का हाथ जरूर है। हो सकता है आपका अंदाजा सही हो, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कुसुम ने मोहन की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जो निहायत ही घटिया और धूर्त आदमी था। इसीलिए मोहन ने कुसुम को कोई रिश्ता न रखने की कसम खा ली थी। कुसुम अपने पति के साथ शहर छोड़कर चली गई थी। कुसुम की शादी के 2 साल बाद पारिवारिक कारणों से मुझे भी मोहन से अलग होना पड़ा था। तब तक कुसुम ने अपने बारे में कोई भी जानकारी मोहन को नहीं दी थी। चौधरी साहब, आपके पास कुसुम और उसके पति का कोई फोटोग्राफ होगा? नहीं। ठीक है, आप शांति देवी का पता बता दीजिए, शायद इसी तरह आप हमारी कुछ मदद कर सकें। राकेश चौधरी ने मोहन का पता लिखवा दिया। तब विनय और इंस्पेक्टर चेनानी उनसे विदा ले कोठी से बाहर निकले और जीप पे बैठ वापस चल दिए। जब वे कुछ दूर निकल गए तो विनय बोला, इंस्पेक्टर, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप सगाई पार्टी में मौजूद प्रत्येक आदमी से पूछताछ कर यह पता लगाइए कि शकुंतला देवी की मौत के समय कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। ठीक है, 2 दिन में बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। आगे की कार्रवाई मैं आपके लौटने के बाद ही शुरू करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तब डिटेक्टिव विनय जीप रुकवाकर उतर गया। दूसरे दिन डिटेक्टिव विनय इलाहाबाद में था। वह स्टेशन से टैक्सी पकड़कर सीधा शांति देवी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। डिटेक्टिव विनय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा सवाल ना करें जिससे शांति देवी के दिल को आघात पहुंचे। उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा। तत्पश्चात विनय द्वार खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। शांति देवी की हालत सचमुच नाजुक थी, परंतु वह हवासों में थी। डिटेक्टिव विनय की औपचारिक बातों का जवाब उसने शांत भाव से दिया था। तत्पश्चात विनय ने उनसे एक अहम सवाल किया, शांति देवी, आखिर आपके पति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी जिसके मुताबिक आपकी मौत के बाद राकेश चौधरी सारी संपत्ति के एकमात्र वारिस बन जाते हैं? उन्होंने मुझे
उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर विनय। सच पूछा जाए तो राकेश ही उनकी सारी संपत्ति का वारिस वास्तविक अधिकारी है, क्योंकि राकेश की मेहनत और सूझबूझ के कारण ही हमें यह दौलत हासिल हुई थी। उन्होंने कई बार राकेश को अपने साथ अपने आधे हिस्से का पार्टनर बनाना चाहा था, पर राकेश ने मना कर दिया था। उसकी ईमानदारी और नेक नियति की हम लोग मिसालें दिया करते थे। आपकी एक कुसुम नाम की ननद भी तो थी। क्या वसीयत लिखते समय आपके पति को उनका जरा भी ख्याल नहीं आया था? वे कुसुम से इतने नाराज थे कि उनका नाम भी सुनना उन्हें गंवारा नहीं था। वह बहुत दुखी थे। कुसुम को वह अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, परंतु कुसुम ने उसके प्यार का यह बदला चुकाया था कि यहाँ से जाने के बाद पलटकर देखा भी नहीं था। हाँ, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने अपने 2 बच्चों का जिक्र किया था, पर पता नहीं पता नहीं पता नहीं लिखा था। उस पत्र को पढ़ मेरे पति मोहन को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने अपना वसीयत बदल दी। फिर मेरी बहुत समझाने पर वह इस बात के लिए राजी हुए कि मेरे और राकेश के ना होने पर कुसुम के बच्चे हमारी संपत्ति का हक पा सकेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि कुसुम को भी वसीयत के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, पर हाँ, 1 महीने पहले मदन यहाँ आया था। वह 1 लाख रुपए मांग रहा था और कह रहा था कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। यह मदन कौन है? कुसुम का पति। पर मैंने उसे रुपए देने से साफ इनकार कर दिया था। कैसे देती? मैं उन्हें वचन दे चुकी थी कि अपने जीते जी मैं कुसुम या उसके परिवार को किसी भी व्यक्ति को उसकी कमाई में से 1 पाई भी नहीं दूंगी। कहते कहते शांति देवी की आंखें छलछला उठी और वह अतीत में खोती चली गई। अपनी मांग अपनी मांग पूरी ना होते देख मदन गुस्से में बोला, तुम तो मुझे तुम तो कुछ दिनों की मेहमान हो भाभी। तुम्हारे मरने के बाद तो सब कुछ कुसुम और मेरे बच्चों के ही मिलने वाला है। तब तुम मेरी बच्ची की शादी ना रोक पाओगी। इस भरम में मत रहना मदन। मेरे मरने के बाद सारी संपत्ति पर सिर्फ राकेश का हक होगा। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो राकेश से जाकर मांगो। राकेश कौन होता है मेरे साले की दौलत पर हक जमाने वाला? तब मैंने उसे मोहन की वसीयत के बारे में बता दिया था और उसके पूछने पर राकेश का पता भी उसे दे दिया था। ओह, क्या मैं कुसुम और उसके पति की फोटो देख सकता हूँ? मदन की तो हमारे पास कोई फोटो नहीं है। हाँ, एक हमारा ग्रुप फोटो है जिसमें कुसुम भी हमारे साथ है। इतना कह शांति देवी तकिए के नीचे से एक फोटो निकालकर विनय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इस तस्वीर को मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब दिल घबराता है तो को देख लेती हूँ और सब्र की आंसू पीकर शांत हो जाती हूँ। डिटेक्टिव विनय कुसुम की तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसके मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। अरे, कुसुम की शक्ल सूरत तो काफी हद तक धीरज की माँ से मिलती है। कहीं धीरज की माँ शकुंतला और कुसुम एक ही शख्सियत के 2 नाम तो नहीं? अगले ही पल विनय अपनी जेब से एक फोटो निकालकर शांति देवी को दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए शांति देवी, क्या यही मदन है? हाँ, लेकिन यह फोटो आपको कहाँ से मिली? विनय ने शांति देवी के प्रश्नों को अनसुना करते हुए प्रश्न किया। राकेश चौधरी आपकी फॉर्म से अलग क्यों हो गए थे? उसका एक भाई था। वह राकेश से 2 साल छोटा था। एक दिन खबर आई कि राकेश का भाई राजेश एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और नर्स मेन नर्स होम कलकत्ता में भर्ती था। राकेश फौरन चला गया। कुछ दिन बाद उसकी चिट्ठी आई कि जब तक राकेश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता वह वापस नहीं आएगा। मोहन राकेश को आर्थिक मदद भेजता रहा, परंतु 2 साल बाद राकेश ने सूचना दी कि उसका भाई राजेश मर गया है। अब वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। वह अपनी मासूम भतीजी के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगा। मोहन राकेश से मिलने और उसे समझाने उसके गांव भी गया, पर वह पता चला कि वह अपनी जमीन जायदाद बेचकर कहीं दूसरी जगह चला गया था। पीछे कोई पता भी छोड़कर नहीं गया था। जानकर मोहन को काफी दुख हुआ था। मोहन के मरने के कई साल बाद मुझे राकेश का खत मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि वह दिल्ली में सेटल हो गया है और उसके व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा है। उस खत में उसने अपना पता भी लिखा था। तब से हम खतों के जरिए एक दूसरे का हाल चाल जान लिया करते हैं। थैंक यू शांति देवी, मुझे और कुछ नहीं पूछना। इतना कह डिटेक्टिव विनय उठ खड़ा हुआ और शांति देवी से विदा लेकर कमरे से बाहर निकल गया।
इधर 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन डिटेक्टिव विनय का कुछ पता नहीं था। इंस्पेक्टर चेनानी परेशान था। सारी रिपोर्ट उसकी टेबल पर पड़ी थी, लेकिन वह यह जान पाने में असमर्थ था कि कातिल कौन था। वह अपने कक्ष में बैठा किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि तभी डिटेक्टिव विनय कमरे में दाखिल हुआ। हाय इंस्पेक्टर। हाय विनय साहब। विनय को देखकर इंस्पेक्टर चेनानी का चेहरा खिल उठा। वह बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। सारी रिपोर्ट आ गई है, मैं पढ़ चुका हूँ। आप भी देख लीजिए। समझ में नहीं आता कातिल कौन है। कातिल कत्ल कातिल और कानून का आपस में गहरा रिश्ता होता है इंस्पेक्टर साहब। कातिल कत्ल करने के बाद कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। लगता है आप कातिल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हाँ, बस हथकड़ी पहनाने भर की देर है। कौन है कातिल? राकेश चौधरी। आप राकेश चौधरी को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। साबूत मैं दूंगा। तब इंस्पेक्टर चेनानी ने कोई तर्क नहीं किया। वह तुरंत अपनी दल सहित डिटेक्टिव विनय के साथ राकेश चौधरी के निवास की ओर प्रस्थान कर गया। जिस समय इंस्पेक्टर चेनानी अपने दल सहित राकेश चौधरी के निवास पर पहुंचा, राकेश चौधरी कहीं जाने की तैयारी में था। इंस्पेक्टर चेनानी उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए सख्त लहजों में बोला, मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हो आप? मैंने किसी का कत्ल किया है? जवाब डिटेक्टिव विनय ने दिया। तुमने स्वर्गीय मोहन कापड़िया की बहन कुसुम और उसके पति मदन का कत्ल किया है। यह झूठ है। मैं भला उनका कत्ल क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें अपना भेद खुलने और करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल जाने का भय हो गया था। मिस्टर राकेश चौधरी, मैं राजेश नहीं राकेश चौधरी हूँ। चीखो मत मिस्टर राजेश। तुम्हारे चीखने से झूठ सच नहीं बन सकता। सच सच ही रहेगा। तो फिर सच क्या है? सच तो यह है कि राकेश चौधरी का देहांत बरसों पहले दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में उस समय हो गया था जब वह तुम्हारे साथ वहां सेटल होने की सोच रहा था। वह तुम्हें तो मौत के मुंह से बचा लाया था, परंतु अपने आप को ना बचा सका था। शायद कुदरत को यही मंजूर था। तुम्हारे सामने राकेश की लाश पड़ी थी और तुम उस अगध संपत्ति के बारे में सोच रहे थे जो तुम्हें हाथों से निकलती नजर आ रही थी। राकेश तुमसे कुछ नहीं छुपाता था और तुम्हें मोहन कापड़िया की वसीयत की जानकारी उसने दे दी थी। उस संपत्ति को हासिल करने के लिए राकेश चौधरी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अतः तुम्हारे दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। जैसे कि जुड़वा भाइयों में अक्सर होता है, तुम दोनों भाइयों के चेहरे और कद काठी में भी काफी समानता थी। उनके अलावा तुम दोनों को इलाके में कोई जानता भी नहीं था। अतः तुमने राकेश को राजेश बनाकर मृत घोषित कर दिया और सवै राकेश बन गए। तत्पश्चात तुम दिल्ली आ गए ताकि राकेश के किसी परिचित से मुलाकात हो जाने की संभावना ना रहे। तुम जानते हो, 8-10 साल गुजर जाने के बाद पहचाने जाने का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों में इंसान के अंदर काफी परिवर्तन आ जाते हैं। तुम अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी रहे। तुमने शांति देवी को जानबूझकर मिलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि तुम्हें डर था कि शांति देवी की आंखों को धोखा देना आसान नहीं होगा। इसीलिए तुम पात्रों के माध्यम से ही उनसे संपर्क बनाए रहे और फिर तुम्हें बरसों पहले मन में उपजी योजना सफल होती नजर आने लगी, क्योंकि तुम जान चुके थे कि शांति देवी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। तुम कहानी अच्छी बना लेते हो डिटेक्टिव विनय, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं राकेश नहीं राजेश हूँ? मैं अदालत में तुम लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम भी वही भूल कर रहे हो जो अक्सर हर अपराधी करता है। तुम यह भूल गए हो कि तुम कार दुर्घटना में घायल हुए थे और सेना नर्सिंग होम में तुम्हारा इलाज हुआ था, और तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट में यह बात साफ साफ दर्ज कर दी गई थी कि दुर्घटना में तुम्हारी दाहिनी आंख की ज्योति खत्म हो चुकी है। वह रिपोर्ट आज भी नर्सिंग होम की रिकॉर्ड में सुरक्षित है। यही नहीं, तुम्हारा इलाज करने वाला डॉक्टर अशोक घोष आज भी जिंदा है। अतः यह सिद्ध करना कतई मुश्किल नहीं होगा कि तुम राकेश चौधरी के भाई राजेश चौधरी हो। क्या अब भी तुम अपनी जुर्म मानने से इनकार करते हो? राकेश चौधरी का सिर झुक गया। वह जान चुका था, उसका भेद खुल चुका था। अतः वह हारे हुए अंदाज में अपना जुर्म कबूलते हुए बोला, हाँ, मैं राकेश नहीं राजेश हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई
कोई भविष्य में मिलने वाली दौलत इतनी आसानी से हाथ से निकल जाए। इसीलिए मैं राजेश से राकेश बन गया था। पर उस समय मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन कुदरत का शायद यह मंजूर नहीं था। जब मुझे पता लगा कि मेरी बेटी एक साधारण हैसियत के लड़के धीरज को चाहती है और उसे शादी करना चाहती है, तो मैं आग बबूला हो उठा था। मैं स्नेहा की शादी धीरज से करने को हरगिज तैयार नहीं होता, परंतु जब धीरज की माँ शकुंतला मुझसे रिश्ता मांगने आई तो मैं ना कह सका, क्योंकि शकुंतला वास्तव में कुसुम थी और राकेश से परिचित थी। पर चूंकि तुमसे कभी नहीं मिली थी, इसीलिए उसने तुम्हें राकेश ही समझा और तुम उसका भरम तोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, तभी शकुंतला ने मुझे यह भी बताया कि वह कुसुम से शकुंतला कैसे बन गई थी। दरअसल अपने पति की गलत आदतों से तंग आकर वह अपने बेटे को साथ लेकर दूर चली आई थी और शकुंतला बन गई थी। विधवा के रूप में जीवन यापन करने लगी थी। छोटी बेटी उसके पति के साथ ही रह गई थी। तब मैं यह नहीं जानता था कि उसका पति मदन लाल वही व्यक्ति है जिससे मैं अपने इलाज के दौरान सेन नर्सिंग होम में मिल चुका हूँ। मदन लाल मुझे ही नहीं, राकेश को भी अच्छी तरह जानता था। तभी मैं शकुंतला की तरफ से निश्चिंत ही हुआ था कि मदन लाल नई मुसीबत के रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ। कौन हो तुम? अरे राजेश बाबू, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मदन लाल हूँ। नर्सिंग होम में मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। मैं राजेश नहीं, राकेश हूँ। कहो, यहाँ क्यों आए हो? अगर आप राकेश हैं तो राजेश कहाँ है? अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही महीने बाद उसका देहांत हो गया था। और अब समझ में आया कि आप अपने को राकेश क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं राकेश चौधरी हूँ। अगर आप राकेश चौधरी होते तो मुझे पहचानने से यूं इनकार नहीं करते, क्योंकि राकेश बाबू जानते थे कि मैं ही उनके दोस्त मोहन कापड़िया का बहनोई हूँ। मेरा शक गलत नहीं है। तुम राकेश बनकर मेरे बच्चे के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहते हो, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं राकेश बाबू से मदद मांगने आया था, पर अब क्या करोगे? बोलो। तुम कभी यह साबित नहीं कर पाओगे कि मैं राकेश नहीं, राजेश हूँ। इतने सालों में हर तरफ से अपने आप को राकेश के रूप में ढाल चुका हूँ। इसके अलावा तुम अपने बच्चों के हक का दावा कैसे करोगे, जबकि कुसुम तुम्हें छोड़ चुकी है? पहले तो तुम्हें कुसुम को ढूंढना होगा, जाने वह जिंदा भी है कि नहीं। हा हा हा, कोई बात नहीं। अगर जायदाद मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। हाँ, अगर तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो तो मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? 10 लाख। मैंने सोचा 10 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, पर 10 लाख मिलने के बाद भी यह मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। मुझे इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना मेरी बरसों की उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। तब मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना आई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटती। मैं उसे बोला, मदन, मैं तुम्हें 10 लाख देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें एक काम में मेरी मदद करनी होगी। कहो, मुझे क्या करना होगा? तब मैंने उसे धीरज और स्नेहा के प्यार के बारे में बताने के बाद अपनी योजना बताई। मैं स्नेहा के दिल में नफरत पैदा करके धीरज को उससे दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें सगाई वाली रात मुझ पर हमला करना होगा। हमला करके तुम भाग जाने में स्नेहा को समझा दूंगा कि हमलावर को धीरज ने भेजा था। मदन मान गया। मैंने अपना रिवॉल्वर थमाते हुए उसे पूरी स्कीम समझा दी। मदन चला गया। तत्पश्चात मैंने बड़ी सफाई से कर्नल का रिवॉल्वर उठाकर उसमें से 2 गोलियां पहले ही निकाल ली थी। फिर सगाई वाले रात मदन को ठिकाने लगाकर कर्नल का रिवॉल्वर मैंने वहीं फेंक दिया और अपना रिवॉल्वर मदन के हाथ से झपट कर वापस अपने स्थान पर पहुंचा गया। लेकिन जब शकुंतला देवी ने अपना शक जाहिर करते हुए मदन की मौत पर अपना गम तुमसे प्रकट किए तो तुम समझ गए कि चूक हो गई। तुमने शकुंतला को उस समय तो घर भेज दिया, पर तुम दूसरे दिन ही उसके मिलकर उसके दिल का भेद लेने पहुंच गए। और इत्तेफाक से तुमने शकुंतला देवी और धीरज के बीच हो रही बातचीत सुन ली। तुम जान गए कि शकुंतला देवी उर्फ कुसुम जान चुकी है कि उसके पति की हत्या तुमने की है। अतः धीरज के वहां से हटते ही कुसुम ने गला घोटकर कुसुम की हत्या कर दी। तुमने गला घोटकर कुसुम की हत्या कर दी। इस तरह तुम अपने रास्ते के कांटे को रास्ते से हटाकर निश्चिंत हो गए और मोहन
कापड़िया की वसीयत के बारे में हमें बताने की भूल कर बैठे। तुम यही समझते थे कि पुलिस कुसुम और मदन को ढूंढती फिरेगी और तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, पर तुम्हारी चालाकी ही तुम्हें ले डूबी। विनय साहब, मैं अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे गुनाह गुनाह में मेरे बेटी स्नेहा का कोई हाथ नहीं है। कहने के साथ ही राजेश चौधरी फूट फूट कर रो पड़ा। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी राकेश चौधरी को अपने मत हाथों की निगरानी में बाहर भेजने के बाद विनय से बोला, विनय साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपको यह कैसे पता चला कि मरने वाले का नाम मदन है। यह बात तो मुझे शुरू से ही मालूम था कि, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मदन स्वर्गीय मोहन कापड़िया का बहनोई था। इस सच्चाई का पता तब चला जब मैंने शांति देवी को मदन की फोटो दिखाई। फिर डिटेक्टिव विनय इंस्पेक्टर को शांति देवी से हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए बोला, शांति देवी ने जब मुझे बताया कि राकेश चौधरी का भाई राजेश चौधरी दुर्घटना में घायल होने के बाद सेन नर्सिंग होम में दाखिल हुआ था तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि गीता मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसका बाप अर्थात मदन लाल सेन नर्सिंग होम में काम करता था और 15 दिन पहले ही वह दिल्ली आए थे। अतः मैं इलाहाबाद से सीधे कलकत्ता गया, वहाँ छानबीन की, सारे रहस्य पर से पर्दा उठता चला गया। यह गीता कौन है? गीता मदन लाल की बेटी और धीरज की बहन है। पिता की मौत की खबर पढ़ते ही वो मेरे पास पहुंची थी। उसे विश्वास था कि उसके पिता खुदकुशी नहीं कर सकते, क्योंकि घटना की शाम मदन लाल गीता से मिला था। गीता ने मुझे बताया कि उस शाम मदन लाल बहुत खुश था। उसने गीता से कहा था कि बहुत जल्दी उसके पास इतना पैसा होगा कि वह उसकी धूमधाम से शादी कर सकेगा। एक बाप जो अपनी बेटी को इतना चाहता हो और उसके घर बसाने को सपने देख रहा हो, वह भला खुदकुशी कैसे कर सकता है? मुझे गीता की बात में दम नजर आया। मैंने उसका केस ले लिया और उसके पास पहुंच गया। लेकिन आपने यह बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे डर था कि अगर हत्यारे को पता चल गया कि मदन लाल को पहचान लिया गया था तो वह न केवल सतर्क हो जाएगा बल्कि गीता की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ओह, अब चलें? हाँ। इंस्पेक्टर चेनानी गहरी सांस छोड़ते हुए डिटेक्टिव विनय के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। इस तरह नसीब के आगे राजेश चौधरी की एक ना चली। कुदरत ने अपना इंसाफ किया। शांति देवी की मौत के बाद मोहन कापड़िया की संपत्ति धीरज और गीता को ही मिली। धीरज ने गीता की शादी कर दी और स्नेहा के साथ अपना घर बसा लिया। अदालत ने राजेश चौधरी को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन गुनाह के एहसास ने राजेश चौधरी की अंदर ही अंदर इतना मत डाला था कि वह अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठा, अतः उसे पागल खाने भेज दिया गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।